इंडिया एक मैसिव लॉस ले चुका है। उनके मुल्क के अंदर सवाल उठ रहे हैं कि राफ़ेल की जो प्रोक्योरमेंट थी, क्या उसमें मेजर करप्शन मौजूद थी। ऑपोजिशन बार बार पूछ रही है कि हमारे कितने जहाज़ गिरे हैं, क्यों गिरे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि मोदी साहब तब तब क्यों ऑपरेशन करते हैं जब इलेक्शन सर पे चढ़ा हो। ये सवाल भी कर रहे हैं कि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है 1.5 अरब के लोगों का, लेकिन उसका जो इलेक्शंस का मुद्दा होता है वो फॉर सम रीज़न पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान के अंदर हमारे सामने है कि हमने 3 इलेक्शन विटनेस कर लिया मुशर्रफ साहब की आमरीत के बाद, तो एक भी इंडिया के मुद्दे पे नहीं लड़ा गया। लोकल पॉलिटिक्स पे ही लड़े जाते हैं, जिस हद तक भी वो फ्री एंड फेयर हों। तो इस सारे के दौरान मोदी साहब क्या कर रहे हैं? मोदी साहब जाके फ़ोटोशूट्स करवा रहे हैं। वो एयर बेस जिस पे हमला किया था पाकिस्तान ने, जिस पे S-400 को तबाह किया था, वहाँ पे जाके तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और कैमरामैन के साथ जुड़ के ऐसे ऐसे कैंडिड शॉट्स ले रहा है कि मोदी साहब लग रहा है कि इतने उनसे फ़ौज मोहब्बत करती है, इतना उनको चाहती है। वहाँ पे वो एक तकरीर करते हैं जो लाइव नहीं, बाद में सुपर एडिट होके एक बॉलीवुड स्टाइल मूवी में प्रेजेंट की जाती है। और उस तकरीर में वो बात करते हैं कि हमने दहशतगर्दी को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, दहशतगर्दी को हमने जड़ से उखाड़ दिया। फनली इनफ बालाकोट में उन्होंने यही कहा था। जब भी वो एक स्टूपिड मिस एडवेंचर करते हैं तो यही कहानी पेश करते हैं। इंडिया के लोग चूरन ख़रीदना चाहते हैं, ज़रूर ख़रीदें। रणवीर अलाहाबादिया और बरखा दत्त को पीएस मॉर्गन के शो पे देख के लगता यही है कि इंडियन जो सेंट्रल लेफ़्ट पे भी लोग थे या लिबरल्स भी थे, वो भी अब इस अंधभक्ति के चूरन को बेच रहे हैं। और इसका रिज़ल्ट क्या है कि कराची बेकरीज़ नाम की बेकरी का इंडिया में कराची का साइन तोड़ा जा रहा है। जो उनकी अपॉइंटेड सोफिया कुरैशी कर्नल थी, जो उन्होंने शुरू में प्रेजेंट की सेकुलर इंडिया प्रेजेंट करने के लिए, उसको आज कहा जा रहा है कि वो दहशतगर्दों की बहन है क्योंकि वो मुसलमान है। ये बीजेपी का अपना एक एमपी जो उनका मध्य प्रदेश का है वो कह रहा है। दर हकीकत मोदी साहब इस सारे कांड में एक्सपोज कर गए जो बीजेपी का एक मुस्लिम हेट है। और ये मुस्लिम हेट पता है और कहाँ कॉमन है? ज़ायनिस्ट पार्टी ऑफ इसराइल के अंदर, बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी निज़ाम में। बस वो मुसलमानों से नफ़रत करते हैं। अच्छी बात है, करें। लेकिन आपकी जो इलॉजिकल बातें वो एक्सपोज हो रही हैं विद टाइम। S-400 पाकिस्तान ने तबाह किया था। जो आपकी एयरफोर्स की टीम वहाँ मौजूद थी, उसमें से एक बंदा कत्ल भी हो गया, एज एन उस हमले में मारा गया था। ये अब आपका लोकल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हम नहीं कर रहे। ये सारा आपके मीडिया की हम रिपोर्ट्स लेते हैं। ठीक। S-400 के 6 क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं। उनमें से अगर रडार डैमेज हो जाए, उसका जो सेंट्रल बॉक्स होता है जहाँ पे बैठ के सारे लोग अपलिंक देख रहे होते हैं, वो तबाह हो जाए तो वो वर्चुअली यूजलेस होता है। जो वो 4 डंडियाँ आप बैकग्राउंड में हर तस्वीर के दिखा रहे हैं और सारे न्यूज़पेपर सेम खबर छाप रहे हैं, वर्ड फॉर वर्ड। सारे इनके मेन एंकर अंजना ओम कश्यप, जितने हैं अरनाब गोस्वामी, सेम ट्वीटें कर रहे हैं कि देखिए हमारा वो खड़ा हुआ है, देखिए हमारा वो खड़ा हुआ है। वो लॉन्चर है मेरे भाई, वो लीस्ट यूजफुल कंपोनेंट है। मसलन कोई भी जो लॉन्चर है वो अपने बैक एंड बगैर चल नहीं सकता, तो अगर तबाह हो गया था। और मोदी साहब को इतना ही कॉन्फिडेंस है तो उसके जो 6 पार्ट्स होते हैं वो दिखा दें, यार ये मौजूद है उधमपुर एयरबेस पे, लेकिन वो नहीं दिखाते क्योंकि ज़ाहिर है वो एक झूठ बेच रहे हैं, आपको एक घोरक धंधा बेच रहे हैं। इंडिया के अंदर अब ये भी सवाल उठ रहा है कि ट्रंप ने ट्वीट में भी कहा और सऊदी अरेबिया में जब वो तकरीर कर रहे थे कल, तो उन्होंने तब भी कहा कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया को कहा कि तुम ट्रेड चाहते हो तो फिर आपस में सुलह कर लो, सुलह सफाई कर लो। ये बहुत बड़ी ब्लो है मोदी के लिए, जो अपने आप को एक वर्ल्ड लीडर, युद्ध रुकवाने वाला लीडर मानता था और लोगों से कहलवाता था कि मैंने रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवा दी। घंटा आपने रुकवाई। वो मजबूर हो गया डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे कि जनाब ट्रेड करो, चुप करके बैठ जाओ। अब दुनिया भी रिपोर्ट करे कि इस तरह इंडिया भाग के अमेरिका के पास गया था। इस सारी सिचुएशन के अंदर ये बैटल ऑफ नैरेटिव्स तो चलता रहेगा। इंडियन मीडिया पूरे के पूरे पाकिस्तान को टेररिस्ट पेंट करता है। बरखा दत्त ने तो ये भी कह दिया था कि मुझे एक टेररिस्ट नेशन से कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, जब उनके जर्नलिज्म एथिक्स पे क्वेश्चन किया गया था पीएस मॉर्गन के शो पे, शहजाद की तरफ से और इवन पीएस की तरफ से। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ। वो कोई वॉर क्रिमिनल नहीं है, टेररिस्ट नहीं है। हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आसिम मुनीर, जो हकीकी मालिक है मुल्क के, तो वो भी टेररिस्ट नहीं है। लेकिन आपका प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है। गुजरात के राइट्स के बाद अमेरिका उसका वीज़ा डिनाई करता था कि ये टेररिस्ट है, ही इज़ ए थ्रेट टू रिलीजियस फ्रीडम्स। ये तो ओपन एंड शट बात है, बल्कि बरखा दत्त तो ये रिपोर्ट भी करती थी। तो आपके मुल्क का लीडर टेररिस्ट है, और आपको पता है आपके मुल्क के लीडर की सिमिलैरिटी किस बंदे से जाके मिलती है? बेंजामिन नेतन्याहू से, जो ओहदे में आके लोगों का कत्लेआम कर रहा है।
तो मेरे भाई ध्यान कीजिए, जब आप पूरी कौम को टेररिस्ट कह दें, ये गलत बात होती है। और हम भी आपके साथ ये नहीं करते। जो सोफिया कुरैशी साहिबा के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। जो आपने अपने ही एक स्पोक्स पर्सन के साथ किया, जो सोफिया कुरैशी और दूसरी जो आपकी सिख फौजी थी उनके बीच में बैठ के तकरीर करते थे, उन्होंने अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया है ट्विटर पे, क्योंकि उनको अंधभक्तों की तरफ से डायरेक्ट थ्रेट्स आ रही हैं, उनकी बेटी को रेप की थ्रेट्स आ रही हैं। मसलन फॉर सम रीज़न इंडिया के अंदर दी नॉर्मल रिस्पॉन्सेज कि जनाब किसी पे रेप का थ्रेट कर दो, ये बहुत एक अफसोसनाक और घटिया चीज़ हो रही है वहाँ पे, और अब वो चीज़ एक्सपोज हो रही है इंटरनेशनली भी। रिसेंटली जितने आपके मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, उन्होंने एक टॉम कूपर नामी आदमी को, जिसको कोई नहीं जानता वो किसके लिए काम करता है, क्या करता है, एक ऑस्ट्रेलियन वॉर हिस्टोरियन है बकौल, जो आप उसको देते हैं, कोई वो क्रेडिटेड नहीं है, कोई उसके क्रेडेंशियल्स नहीं है, उसको टीवी पे ला के दिखा रहे हैं, देखो 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 गोरे ने कह दिया, गोरे ने कह दिया, गोरे ने कह दिया। ये जो आपको कॉम्प्लेक्स है ना गोरे की नौकरी करने का, हम तो अपनी कौम को ही समझाते हैं इस कॉम्प्लेक्स से निकलो। गोरा कौन है डिटर्मन करने के लिए, और गोरे की हैसियत क्या है, उसका लिखा चटा के ट्रंप ने खोला है, जो हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूज़ है, हम आपको बताएंगे। तो उससे वो प्रूव करवाने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान जंग हार गया। ठीक है मेरे भाई, हम हार गए, आपकी खुशी इसमें है तो हम हार गए। हम तो मोहब्बतें बांटने वाले लोग हैं। हम जंग हार गए, आपके 6 जहाज़ गिर गए, बेसें तबाह होगी, आपने रिट्रीट कर लिया, आपने ट्रंप की ट्रेड की ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली, लेकिन जंग पाकिस्तान हार गया। अगर आपको ये कबूल है, इसके बाद आप अपने लोगों की खिदमत में टाइम गुजार सकते हैं, तो ये बेहतर है, क्योंकि अवामुन नास तो इंडिया में बुरे हाल में। तो हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया इंटरनली फोकस करें, इंटरनली ग्रो करें, इंटरनली मैच्योर हों, रादर दैन सिर्फ एक तबाही इन मुल्कों में बर्पा कर दी जाए, क्योंकि मोदी को कोई फॉर सम रीज़न स्ट्रॉन्ग मैन बनने का बहुत बहुत शौक़ है। और अगर आपको इतना ही स्ट्रॉन्ग मैन बनने का शौक़ है तो भाई फ़ौज ज्वाइन कर लेते, फ्रंट लाइन पे चले जाएं, लेकिन ये उधम ना मचाएं बिला वजह। अब आते हैं सेकंड पीस ऑफ न्यूज़ में, और ये मैं समझता हूँ जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग एक लैंडमार्क है। ट्रंप ने एक काफ़ी लंबी तकरीर की सऊदी अरेबिया के अंदर, जहाँ पे $600 बिलियन के मुख्तलिफ अग्रीमेंट्स हुए हैं सऊदी अरेबिया और अमेरिका के। बहुत बड़ा फंक्शन था। वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे, मार्को रूबियो भी मौजूद थे, इलॉन मस्क भी मौजूद थे, यानी कि अमेरिका की टॉप कैबिनेट और सऊदी अरेबिया की टॉप कैबिनेट बैठी हुई थी। तकरीबन $150 बिलियन की डिफेंस डील्स भी साइन की। वहाँ पे तकरीर में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो हमारी इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी रही है मिडल ईस्ट में, इसने मिडल ईस्ट का सिर्फ नुकसान किया है। उन्होंने एतराफ़ किया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की, जो ओबामा हो गए, बुश हो गए, 90s के अंदर बुश सीनियर हो गए, बिल क्लिंटन हो गए, इनकी पॉलिसीज़ गलत थी। उसने ना रिपब्लिकन छोड़े ना डेमोक्रेट छोड़े। उस जगह अगर हम मिसाल लें सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई की, तो ये वो मुल्क है जिन्होंने अपने आप को खुद डेवलप किया अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को इंटैक्ट रखते हुए, और ये ज़्यादा बेहतर मॉडल्स ऑफ सक्सेस हैं एज अपोज टू हमारी इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज़ की। उन्होंने साथ ही कहा कि हम सीरिया पे सैंक्शंस लिफ्ट कर रहे हैं ताकि सीरिया को एक्चुअल चांस मिल सके डेवलपमेंट का, यानी कि जो अमेरिकन एक्सपोर्ट था डेमोक्रेसी के, हमने जगह जमहूरियत लेके जाने, उनका ये प्लान फेल कर गया। इट्स नॉट बिन सक्सेसफुल, बिकॉज हर कोई हर पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार होता, तो उनको थोपना नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने इंडिया वाली बात ट्रेड की रिपीट की। अब जितना जितना मोदी साहब ट्रेड करते हैं ना, उतना ही आप समझेंगे जो इंडियंस हैं वो पागल हो रहे होते हैं। हालांकि पाकिस्तान में कोई इस बात पे पागल नहीं हुआ कि मोदी ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया ट्रेड करें आपस में, या मैं ट्रेड करता हूँ तो आप सीज़ फायर कर लें। पाकिस्तान में सीज़ फायर सेलिब्रेट हुआ, क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन लाइफ की वैल्यू जानते हैं, हम ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एज सिटीजन्स। हमारी सरकार स्टूपिड हरकतें करती है और हम पॉइंट आउट करते हैं, पर एवरेज पाकिस्तानी लोगों से नफरत नहीं करना चाहता। वो चाहता है ज़िंदगी खुशहाल और बेहतर गुजरे। साथ ही ट्रंप ने जब इतना बड़ा मेगा शो किया इंडिया सऊदी अरेबिया के अंदर, तो ज़ाहिर है इसराइल को बहुत तकलीफ़ हुई। उसके रिस्पांस में बेंजामिन नेतन्याहू की पिछले 48 घंटे में एक तकरीर मंजर आम पे आई है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि हम गाज़ा में से सारे गाज़न्स को निकालेंगे, ये जाएँ और मुल्कों में रहें, यहाँ पर इनको हम रहने नहीं देंगे, इन पर बमबारी करेंगे। और उसकी मिसाल क्या है कि जस्ट इन द लास्ट 24 आवर्स उन्होंने एक हस्पताल पर बमबारी करके उसको तबाह कर दिया है, बेगुनाह लोगों को शहीद कर दिया है। उसके अंदर जो बिलखसूस उनका टारगेट था वो एक जर्नलिस्ट था जो रिपोर्ट कर रहा था नेतन्याहू की वॉर क्राइम्स के ऊपर, और ये उसके ऊपर पहला नहीं दूसरा अटैक था। जब पहला अटैक उसने एस्केप कर लिया तो उन्होंने अनाउंस करके उसको हिट करने के लिए अस्पताल को अटैक किया, जिसमें कई बच्चे शहीद हो गए। कई लोग ये बात समझते नहीं हैं कि इस सारे दौरान जो गाज़ा में हो रहा है वो कहीं भी नहीं हो रहा, इस लेवल ऑफ बर्बरियत, लेकिन अमेरिका ने इसको एक्सपोज किया। साथ ही साथ
अमेरिका ने ये ज़रूर कहा सऊदी अरेबिया को कि हम चाहते हैं कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपने पहले टेन्योर में अब्राहम अकॉर्ड बनवा रही थी उसको दोबारा जाया जाए, उसको साइन किया जाए। साथ ट्रंप ने एक ऑलिव ब्रांच ईरान को भी एक्सटेंड की कि जनाब हम बिल्कुल तैयार हैं आपके साथ काम करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, आप बाकी मुल्कों में हमला करना छोड़ दें। ट्रंप ने कहा कि मेरा एम्बिशन है कि पूरे मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब ये एक बहुत अच्छी मूव हो सकती है। सवाल ये होता है कि अब्राहम अकॉर्ड के टर्म्स क्या हैं। अगर तो टर्म्स ये है गाज़ा का सरेंडर, तो फिर तो ये अनएक्सेप्टेबल है। अगर टर्म्स ये हैं कि इसराइल के जुल्म और बर्बरियत को रोका जाए, गाज़ा को इंडिपेंडेंस मिले, तो वो तो समझ आता है। और इसी की निशानदेही ट्रंप ने अपनी ही तकरीर में की जब उसने कहा कि फ़लस्तीन के लोगों को रिकग्नाइज़ करने का टाइम आ गया है। उनकी लीडरशिप को चाहिए कि वो इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट करना छोड़ दें। यानी कि उन्होंने एक तरफ फ़लस्तीन की हमायत में बात की और फिर एक तरफ इसराइल का टॉकिंग पॉइंट रिपीट किया। ये डिस्प्ले करता है एक बंदा जो एक डील बनाना चाह रहा है दोनों साइड्स को रजामंद करके। और मेरा ख्याल है ये ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए खासी बेहतर होगी। जहाँ पे दुनिया एक हॉट जोन बनती जा रही है, वहाँ पे एक ग्लोबल लीडर पीस की बात कर रहा है, डील्स बनवा रहा है, तो वो बहुत बेहतर है। वल्लाह आलम वो ये क्यों कर रहे हैं? शायद वो नोबेल पीस प्राइज़ जीतना चाहते हैं। अगर हम ओबामा जैसे वॉर क्रिमिनल को नोबेल पीस प्राइज़ दे सकते हैं तो फिर इसका तो बनता ही है मेरे भाई, जिसने इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉर को अपेरेंटली रुकवा दिया और मिडिल ईस्ट में भी ये सारे काम कर रहा है। इसी खबर से लिंक्ड एक खबर है कि यूके के अंदर अब मंजर आम पे आ गए हैं जो उन्होंने वॉर क्राइम्स कमिट की थी इराक के अंदर, और ये भांडा यूके के कोर्ट्स ने फोड़ा है, उनके लोगों ने फोड़ा है, और वो इस हद तक बेहूदा है कि आम इंसान पढ़ नहीं सकता। ये वो जुल्म और बर्बरियत है जो नाफिज की गई थी वॉर ऑन टेरर के नाम पे इंटरवेंशनिस्ट मैकेनिज्म ऑफ इराक एंड अफगानिस्तान के अंदर। ये जो वॉर क्राइम्स ये बिलखसूस इराक के लोगों के ख़िलाफ़ की गई हैं, और ये ऑल द वे अप टू द PM ऑफ दैट टाइम तक रिपोर्ट हो रहा है कि उनको पता था ये क्या करें सोल्जर्स, लेकिन इसके बावजूद वो टस से मस नहीं हुए। इस सारी सूरत हाल में ये समझ आता है कि दुनिया एक ग्लोबल शिफ्ट को रिकग्नाइज़ करते हुए, चाइना की वेपन सुपीरियरिटी को रियलाइज़ करते हुए, अमेरिका ने एक नया पत्ता खेला है कि अब अमेरिका फ्रेंडली एलाय बनना चाहता है, लोगों की हेल्प करना चाहता है, मदर टेरेसा के रूप में आना चाहता है। और अगेन हम आपको हमेशा से बताते रहे हैं कि यूनिपोलर और मल्टीपोलर वर्ल्ड के कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स राइज करते हैं वहाँ पे चांस होता है वीकर नेशन स्टेट्स लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया कि वो बेहतर डील्स अपने लिए बना सकें। तो अभी वो टाइम है कि आप अच्छे सौदे बना सकते हैं। यहाँ पे एक सवालिया निशान ये भी उठता है कि हमारी SIFC झक मार रही थी। अगर $600 बिलियन की ट्रेड डील सऊदी अरेबिया और अमेरिका साइन कर सकते हैं, तो क्या सऊदी अरेबिया हमारे में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता? तो क्लियरली हमारे SIFC के एफर्ट्स हैं वो कामयाब नहीं हो पा रहे। जिस तरह हमारी मिलिट्री ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी मिलिट्री रिलेटेड चीज़ों में, तो मे बी शायद हमारे डिप्लोमेट्स और पॉलिटिशियंस को चांस देना चाहिए SIFC में, एज अपोज टू उसके हेड भी आसिम मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है, और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहां पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। खुद हूँ। एक और रिसेंट डेवलपमेंट हुई लोकल न्यूज़ में कि इमरान खान साहब के बेटों ने एक इंटरव्यू दिया जहाँ पर उन्होंने बात की उनके वालिद के पोर लिविंग कंडीशंस के जेल के अंदर। और ये वाकई अफसोसनाक है कि इमरान खान साहब को आइसोलेटेड सेल में रखा जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, उनकी 2-2 महीने उनके बच्चों से बात नहीं करवाई जाती, और ये वाकई काबिल मज़म्मत है। और सरकार को सोचना चाहिए, जहाँ पे हम इंटरनेशनली इतना बड़ा विन ले गए, इतनी अच्छी डिप्लोमेसी कर रहे हैं, तो कम से कम जो हमारे कैदी हैं उनकी जो कंडीशंस हैं उनको बेहतर कर दिया जाए और उनको वो ट्रीटमेंट दी जाए। चलें पास्ट पॉलिटिकल प्रिजनर्स वाली बेशक ना दी जाए अगर आप नहीं देना चाह रहे हैं, अगर आपका ज़र्फ इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कम से कम उनको ह्यूमेन ट्रीटमेंट तो देना शुरू करें और उनके केसेस को एक्सपेडाइट करें, ताकि कौम जो है वो इस दलदल से निकले कि वेदर ही इज़ कन्विक्टेड और नॉट कन्विक्टेड। हमें तो अभी आपने एक इस पाइप में फंसाया हुआ है जहाँ पे PTI क्लेम करते कि जी बंदा बिल्कुल इनोसेंट है, सरकार कहती जी 100% गिल्टी है, कोर्ट्स जो है डिसीजन नहीं दे रहे होते। तो प्लीज़ ड्यू प्रोसेस को जल्दी कंप्लीट करें
रूल ऑफ लॉ इस तरह मेंटेन होता है ताकि अगर आपने उनको सज़ा भी देनी है वो अपील तो कर सकें डिसीजन की कम अज़ कम। इसी के साथ साथ अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि जी अब ये सारा कुछ हो गया है, इतनी बड़ी विन हो गई है और सारी की सारी विन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की है, कोई चक्कर नहीं सिविलियन गवर्नमेंट का। और ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह के इंटरव्यू दे दिए थे इंटरनेशनल मीडिया में, उसके बाद तो मेरे ख्याल है नून लीग का बोलना नहीं बनता था। लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। उन्होंने सबसे बड़ा क्लेम दिया, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने खुद बैठ के शहबाज शरीफ साहब के साथ प्लान बनाया कि हमने इंडिया को जवाब कैसे देना है। चीफ हमारा झक मारता है, एयर चीफ झक मारता है, नेवल चीफ झक मारता है। इंडिया तो बेवकूफ़ है जिसके प्राइम मिनिस्टर ने 2 हफ्ते पहले अनाउंस किया कि जनाब मैंने फुल इख्तियारात फ़ौज को दे दिए हैं, एट ए टाइम एंड प्लेस दे चूजिंग वो हमला करेंगे। यहाँ पे नवाज शरीफ साहब बैठ के बना रहे हैं। सर ये को पाए की रेसिपी नहीं है जो नवाज शरीफ साहब ने उम्र के एफर्ट के बाद ताना कि इसमें डालना क्या, ये जंग है। तो ये बोंगियाँ ना मारा करें। जिस तरह मैं समझता हूँ कि जो इंडियन जहाज़ हमारी एयरफोर्स ने अभिनंदन का गिराया था वो मिलिट्री विन थी, सिविलियन गवर्नमेंट की विन नहीं थी। सिविलियन गवर्नमेंट तो आर देयर फॉर द राइट। जो मिलिट्री गवर्नमेंट अच्छा करे सिविलियन गवर्नमेंट तालियां बजाने आ जाती है कि जनाब, और जो मिलिट्री गवर्नमेंट बुरा करे सिविलियन गवर्नमेंट रिटायरमेंट के बाद यानी कि जब उनकी बारी ख़त्म हो जाती है उसके बाद कहते हैं जनाब हम तो इस डिसीजन के ख़िलाफ़ थे। ये पॉलिसी रही है इन सब की। हम मिलिट्री रजीम के पपेट्स हैं, ये चीज़ हमारे पॉलिटिशियंस को एडमिट कर लेना चाहिए कि हमारे में अखलाकी जुर्रत नहीं है उनको जवाब देने की। और रियलिटी भी ये है कि जिस तरह उन्होंने जंग लड़ी है, नवाज शरीफ की अगली 10 नस्लें नहीं सोच सकती थी कि ये होगा। मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि नवाज शरीफ दौर में मोदी साहब यहाँ पे चाय का कप पीने आए थे, शादी अटेंड करने आए थे। मरीम नवाज साहिबा ने खुद ट्वीट्स की थी कि मोदी साहब और मेरे अब्बू को देखिए किस तरह एनिमीज़ फ्रेंड्स बन गए हैं, देखिए उन्होंने मेरी अम्मी के लिए शॉल दी। बड़ी अच्छी बात है। आप ये अपनी अकल में डाल ही नहीं सके कि इंडिया के अंदर बीजेपी के नेवर बी योर फ्रेंड, नेवर बी योर एलाई, बिकॉज उनका पूरा डॉक्ट्रिन खड़ा हुआ है एंटी इस्लाम, प्रोसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स और एंटी पाकिस्तान के ऊपर। अगर आप एक कांग्रेस के साथ मरासम बन रहे हो फिर भी सेंस बनाते हैं, एक सेकुलर पार्टी है, वो एज नेबर्स आपके साथ एलाई कर सकते हैं, पर हिंदुत्वा के प्रोपगेटर से आप कैसे कर सकते हैं? क्यों ये बातें ये कर जाते हैं? ये पढ़े लिखे कम होते हैं, इनको शौक नहीं होता। जैसा हिना रबानी साहिबा तैयारी बगैर पियर्स मॉर्गन के शो पे चली गई, इसी तरह ये लोग भी नहीं समझते। इसलिए हमारी फ़ौज इन सब की नाअहली देख के बीच में घुस के इनसे बेहतर परफॉर्मेंस दे देती। ये प्रॉब्लम है। तो अगर ओवरऑल हम अभी सिचुएशन असेस करें, इंडिया अपना वॉर प्रोपेगेंडा जारी रख रहा है। पाकिस्तान हैज़ सॉर्ट ऑफ मूव्ड ऑन। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया अब लोकल रिपोर्टिंग पे आ गया, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग पे आ गया। दे हैव मूव्ड ऑन, दे हैव अंडरस्टूड कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वी डिसाइसिवली वन द कॉन्फ्लिक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह वी सफर्ड मिनिमम डैमेज, दुनिया को हमने एक सुपीरियॉरिटी दिखा दी। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन, कंट्री के इशू से फोकस करने की ज़रूरत है। हाउएवर यहाँ पे हम फिर निशानदेही करेंगे और मैं नहीं चाहता कि हम वॉर हिस्टेरिया क्रिएट करें। मोदी को जितना डैमेज इन्फ्लिक्ट हो रहा है लोकली और इंटरनेशनली, वो कुछ स्टूपिड ज़रूर करेगा और उसकी निशानदेही मिल गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने 40 मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है देशद्रोही की, यानी कि देश के साथ दुश्मनी की और मिस इन्फॉर्मेशन की। यानी कि जो हरकतें पाकिस्तान में होती थी जिसके ऊपर इंडिया पाकिस्तान को गालियाँ दे रहा था, आज इंडिया वो 10 टाइम्स ओवर करके दिखा रहा है। क्यों? दर हकीकत ऑल गवर्नमेंट्स वांट एब्सोल्यूट कंट्रोल, कि बिल्कुल लोगों को हम जकड़े रखें, वो बिल्कुल हमारी मर्जी का नाच नाचें। कुछ बाकियों से थोड़ी बेहतर कर लेती हैं, कोवर्टली कर लेती हैं, और कुछ जो हैं वो बहुत ओवर्टली और स्टूपिड तरीके से करती हैं। बीजेपी और उनका जो पूरा नेक्सस है वो सिर्फ और सिर्फ क्रैकडाउन्स, सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच में मानता है। ये उनका कोर ईथॉस और प्रिंसिपल है। क्यों? क्योंकि जब वो गोबर बिखेर रहे होते हैं तो अगर उसको कोई साफ करेगा इल्म से, क्रिटिकल थिंकिंग से, तो ये तो उनके लिए नुकसानदेह है। तो ओवरऑल इस वक्त मिडिल ईस्ट के हवाले से अच्छी खबर आ रही है जो ट्रंप की गुफ्तगू वहाँ हुई है, लेकिन उसका जो अब्राहम अकॉर्ड्स वाली गुफ्तगू का पार्ट है, जब तक वो अकॉर्ड सामने नहीं आते तो हम ये नहीं बता सकते कि फ़लस्तीन का क्या रिजल्ट निकलेगा। इसराइल को एक क्लियर सिग्नल चला गया कि अमेरिका ब्लाइंडली उसको सपोर्ट नहीं करेगा हर चीज़ में और एक कायदे में चलना पड़ेगा। मोदी और नेतन्याहू में बेपनाह सिमिलैरिटीज़ हैं। ये जो एक ब्लाइंड हेटेड ऑफ मुस्लिम्स है वो एक है, जेनोसाइडल टेंडेंसीज़ वो दूसरी हैं, सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच वो तीसरी हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है पिछले 2-3 हफ्तों में। अगर आप देखेंगे पूरा काया ही पलट गया है। एक राइजिंग इंडियन नेशन स्टेट को डिफीट मिली है, दुनिया वो फाइट कर रहे थे ग्लोबल सुपर पावर के लिए। इजराइल का ब्लाइंड सपोर्ट ख़त्म हो गया है। मिडिल ईस्ट के उन ममालिक की तारीफ़ की जा रही है कि ये डेवलपमेंट के बीकन्स हैं जहाँ पे अमेरिका ने इंटरवेंशन नहीं की हुई या वेस्ट ने इंटरवेंशन नहीं की हुई। तो ओवरऑल वेस्ट ने अब रिकग्नाइज़ कर लिया है कि दुनिया में 3 मालिक हैं।
अब हम अकेले मालिक नहीं हैं। एक है अमेरिका, एक है चाइना और एक है रशिया। ये यूक्रेन वॉर में भी सामने नज़र आता है। अब इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम चांस है कि वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ खींच के लाएँ। वेदर दे आर एबल टू डू इट और नॉट, वी विल सी ओवर टाइम। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह हम सब को कायम और महफूज रखे और हमें काम करने की सलाहियत अता फरमाए कि हम आपको सच बयान करते रहें। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।